भी आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। के लिए ये निर्देशित किया है कि जो भी अभ्यर्थी आए उनको कोई कठिनाई ना हो। रोडवेज की बसेस को भी कल व्यवस्था रहे, जिससे जहाँ जहाँ भी परीक्षा केंद्र है वहाँ जाने के लिए परीक्षार्थियों को दिक्कत ना हो। और समस्त जिला प्रशासन ये भी सुनिश्चित करे कि 2 पालियों में चूंकि एग्ज़ाम होना है, तो उन 2 पालियों के बीच में जो समय है उनमें जहाँ भी अभ्यर्थी रहे उनके एक प्रॉपर व्यवस्था एग्जाम सेंटर्स के बाहर आयोजित की जा सके। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को गौ आश्रय स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। मेरठ और बागपत में शिकायत मिली है शराब पीने से जनहानि की, उसकी जांच करने का निर्देश उन्होंने दिया है। आबकारी विभाग और पुलिस दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। कुछ कार्रवाई अभी हो गई है, आगे भी कुछ कार्रवाई की आवश्यकता है, तो उस पर कार्रवाई करते हुए ऐसे दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि जो भी हमारे जनपद बॉर्डर करते हैं अन्य स्टेट से, वहाँ कोई अवैध शराब न लाई जाए या शराब बाहर से न लाई जाए या बॉर्डर का इस्तेमाल किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए ना हो, ये भी निर्देश दिया है। बागपत, मेरठ, शामली, सहारनपुर जैसे जनपदों के लिए कुशीनगर, देवरिया, बलिया और चंदौली जैसे जनपदों के ईस्टर्न यूपी में जो बॉर्डर के जनपद हैं उनमें विशेष ड्राइव चलाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि प्रदेश में अब 64,447 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हुए हैं और कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से ही 7,36,000 जो है लोग चिन्हित किए गए हैं। ये एक बड़ी संख्या है जिस पर जो है कार्रवाई की आवश्यकता थी, वो कर दी गई है। और इसके साथ साथ सर्वेलेंस भी बहुत तेजी से प्रदेश में लागू किया गया है। उद्योग विभाग श्रमिकों को अनुदान की धनराशि दे रही है और इसके साथ साथ कृषि उत्पादन आयुक्त संगठन के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अप्रैल से जुलाई तक प्रत्येक माह राशन कार्डों पर निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया है। और साथ ही साथ अवरुद्ध प्रवासियों के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भी खाद्यान्न का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगस्त माह में 3 करोड़ 57 लाख राशन कार्डों के अगेंस्ट 3 करोड़ 39 लाख राशन कार्डों पर 14.67 करोड़ यूनिट निःशुल्क खाद्यान्न गेहूं, चना और चावल दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत माह अगस्त में 2,88,000 राशन कार्डों के सापेक्ष 2,48,000 राशन कार्डों पर 6,30,000 यूनिट पर निःशुल्क खाद्यान्न भी दिया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 58 लाख राशन कार्डों के सापेक्ष 3 करोड़ 6 लाख राशन कार्डों में 12 करोड़ 88 लाख यूनिट पर वितरण जो है अभी तक कर दिया गया है। यूरिया की पर्याप्त मात्रा अब जो है प्रदेश में सुनिश्चित कर ली गई है, इस पर विशेष नज़र रखी जा रही है। 31/8/2019 तक उर्वरक में पिछले वर्ष 36.89 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता थी, यानी पिछले वर्ष अगस्त एंड तक 36.89 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता थी, जिसमें से 12.62 लाख मीट्रिक टन सहकारिता विभाग का योगदान था और बिक्री 29.12 मीट्रिक लाख टन थी। इस वर्ष 31/8/2020 तक उपलब्धता जो है बढ़कर 40,11,000 मीट्रिक टन हो गई, जिसमें से 12,85,000 मीट्रिक टन सहकारिता विभाग का योगदान था। वहीं वितरण 34,63,000 मीट्रिक टन हुई है, यानी इस प्रकार इस वर्ष 5.57 लाख मीट्रिक टन यूरिया का अतिरिक्त वितरण जो है किया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और इस पर विशेष रूप से काम किया गया है। निरंतर जो है कृषि विभाग के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से जहां भी जमाखोरी की जा रही थी उसको रोका गया है। हर जनपद में पर्याप्त रेक्स उपलब्ध कराई गई हैं और यूरिया की अब पर्याप्त और प्रचुर मात्रा जनपदों को दी गई है। जहां अब भी थोड़ा बहुत कमी है उसको भी देखकर उसको भी दूर किया जा रहा है। प्रदेश में 5,098 गौ संरक्षण केंद्र हैं, इनमें से 5,14,000 गौवंश दिए गए हैं। कुल मिलाकर
3,444 भूसा बैंक स्थापित करके 9,12,000 कुंटल भूसा अतिरिक्त प्रोवाइड फॉर किया गया है। प्रदेश में प्रचार के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम 2,471 स्थानों पर लगाए गए हैं। 12,000 से अधिक गाड़ियां पब्लिक एड्रेस सिस्टम में लगाई गई हैं। इसके साथ ही साथ ग्राम विकास विभाग में मनरेगा के अंतर्गत 53,000 ग्राम पंचायतों में 18.22 लाख मनरेगा श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। इन मनरेगा श्रमिकों के माध्यम से 22.72 करोड़ मानव दिवस सृजित करते हुए 4,681 करोड़ का मानदेय का वितरण भी किया गया है। ये सबसे अधिक संख्या पूरे देश में है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत मानव दिवस आयोजन में 10.18 करोड़ मानव दिवस सृजित करते 5.90 करोड़ मानव दिवस सृजित कर लिए गए हैं और वित्तीय लक्ष्य 2,819 करोड़ के सापेक्ष 1,785 करोड़ की जो है उपलब्धता कर ली गई है और काफ़ी हद तक काम जो है पूरे वर्ष का काम अभी तक पूरा कर लिया गया है। स्वच्छता अभियान में रूरल एरियाज में 1 लाख गाँव में 82,212 गाँव में जो है 1,11,987 कर्मियों के सहयोग से साफ सफाई की गई है और शहरी क्षेत्रों में 11,110 वार्डों में 88,022 कर्मियों के माध्यम से साफ सफाई की गई। यानी लगभग 1,90,000 लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई के कार्य में लगे हुए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इस बार जो रोग इस प्रकार के हैं जो वेक्टर जनित हैं उनमें काफ़ी कमी आई है और उसका मुख्य कारण यह है कि निरंतर सफाई अभियान पूरे प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। कल 11 तारीख को 7,222 बसों में 10,11,000 लोग चले हैं। यानी रोडवेज में निरंतर अब 10 लाख से अधिक लोग चल रहे हैं। ये एक बड़ी संख्या है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो नारा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको बनाए रखना है और इसको कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव रूप से स्वतः भाव से लोगों को अपनाने की आवश्यकता होगी। धन्यवाद। मैं एसीएस हेल्थ साहब से कहूँगा कि वो अपने बारे में डिटेल बताने का कष्ट करें। अरे प्रभा, ये चेयर उधर कर। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 6,846 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 67,955 है। विगत 24 घंटों में 6,085 संक्रमित व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए और अब तक कुल मिलाकर के 2,33,527 व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 76.35% हो गया है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 4,349 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और प्रदेश का केस फैटेलिटी रेट 1.42% चल रहा है, जो कि राष्ट्रीय केस फैटेलिटी रेट से काफ़ी कम है। कल प्रदेश में 1,40,562 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर हम उत्तर प्रदेश में 73,58,471 सैंपल्स की जांच हम कर चुके हैं। जो अब तक संक्रमण के प्रकरण हमारे सामने आए हैं उनका अगर हम एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 0 से 20 वर्ष तक का जो एज ग्रुप है इसके 13.98% लोग संक्रमित हुए, उनमें संक्रमण पाया गया। जो कुल संक्रमण है उसमें से 0 to 20 ईयर एज ग्रुप के 13.98% लोग हैं। इसी प्रकार से जो कुल संक्रमित हुए हैं उनमें से 21 से 40 आयु वर्ग के
48.58% लोग हैं। 41 से 60 वर्ष का जो आयु वर्ग है, आयु उस ग्रुप में, एज ग्रुप में 28.69% लोग हैं। और जो हमारे 60 ईयर से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं उनका प्रतिशत 8.75% है। पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत अगर हम देखें तो पुरुषों में लगभग 69% पुरुष संक्रमित हुए हैं। कुल संक्रमण में से 69% पुरुष हैं और 31% महिलाएं हैं। जो हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं 67,955, इनमें से 36,334 इस समय होम आइसोलेशन में है, अर्थात 53.46% लोग इस समय होम आइसोलेशन के विकल्प का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 1,49,396 लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं और उनमें से 1,13,062 लोग अपना होम आइसोलेशन का पीरियड कंप्लीट भी कर चुके हैं। निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर जो अपना इलाज करवा रहे हैं, आज उनकी संख्या 3,607 है और सेमी पेड L1+ कैटेगरी की सुविधा में इलाज करवाने वालों की संख्या 275 है। आरोग्य सेतु ऐप में जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुआ है उनमें से हम अब तक 10,75,978 लोगों को हम कॉल कर चुके हैं। ई संजीवनी पोर्टल पर कल प्रदेश के 1,739 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया। उन्होंने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से डॉक्टर से घर बैठे सलाह प्राप्त की। और जैसा मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि संक्रमण के काल में जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो तो हमें अपने घर में ही रहना चाहिए, घर से नहीं निकलना चाहिए। और विशेष करके जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं, अर्थात जिनको किसी प्रकार की कोमॉर्बिडिटी है, या गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, इन्हें घर से अनावश्यक बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर डॉक्टर की सलाह भी लेनी है तो जब तक कि अस्पताल जाना बहुत आवश्यक नहीं हो तो आप घर बैठे भी ई संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों की सलाह प्राप्त कर सकते हैं। अब तक प्रदेश में इस कोरोना के संक्रमण के काल में 72,148 लोग डॉक्टरों की सलाह ई संजीवनी पोर्टल पर प्राप्त कर चुके हैं। नॉन कोविड केयर की जो मॉनिटरिंग लगातार की जाती है, उसके अंतर्गत सितंबर के महीने में पहले 11 दिन में पिछले वर्ष सरकारी अस्पतालों में 7,769 मेजर सर्जरीज की गई थी। इस वर्ष उसी पीरियड में 5,727 मेजर सर्जरी की गई है। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत अब तक 1,04,10 इलाकों में 3,43,519 टीम दिवस के माध्यम से 2,28,74,346 घरों का सर्वेलेंस किया गया है और इनमें 11,40,14,407 लोग रहते हैं। एक मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है कि जैसे जब हमारे प्रवासी कामगार आए थे तो ग्राम निगरानी समितियों ने और मोहल्ला निगरानी समितियों ने अपनी बड़ी ही सकारात्मक भूमिका निभाई थी। उनका बड़ा ही एक रचनात्मक योगदान रहा था जिससे संक्रमण को हम नियंत्रित कर पाए थे। एक बार फिर से आवश्यकता है कि ग्राम निगरानी समितियां बहुत सक्रिय हो जाएं, क्योंकि अब जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं उसमें कुछ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से भी आ रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण न फैले, बिल्कुल वो वहाँ पर न पहुँच पाए, इसके लिए आवश्यक है कि हमारी ग्राम निगरानी समितियाँ बहुत ही सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर किसी घर में कोई प्रकरण आता है तो तत्काल उसको हम लोग वहाँ उनकी सहायता करें, उनको अस्पताल भिजवाएं या होम क्वारंटाइन हो, उनके घर के लोग भी क्वारंटाइन हो, ताकि उनसे और किसी को संक्रमण न फैलने पाए। इसी प्रकार से जो शहर हैं, शहरों में बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं, मोहल्ले होते हैं, उनमें RWA होता है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है। RWA जो है उसको भी चाहिए कि वो इसमें इस समय बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाए
और अगर उनका जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है उस पर वो नज़र रखें। किसी को भी अगर सिम्टम आ रहे हों, बार बार उनको खांसी आ रही हो, सांस फूल रही हो, अगर बुखार आ रहा है, तो वैसे लोगों के बारे में तत्काल जो हर जनपद में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है वहाँ फ़ोन करके बताएं, ताकि सर्वेलेंस की टीम तत्काल उनके यहाँ पहुँच करके उनका सैंपल ले करके जांच पड़ताल करवा सके। अगर उनमें संक्रमण है तो उनको या तो होम आइसोलेशन या फिर किसी चिकित्सालय में L1, L2, L3 जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से चिकित्सालय में उनको भर्ती करवाई जा सके। तो अगर हम लोग सतर्क रहेंगे, इस समय ये आवश्यक है कि जो सरकारी व्यवस्था है सर्वेलेंस की वो तो मजबूती से हो ही, लेकिन साथ ही साथ जो कम्युनिटी सर्वेलेंस है वो भी उतनी मजबूती से हो। ये जो भी लोक स्वास्थ्य का कार्य होता है ये कई विभागों के सहयोग से और सरकारी विभाग और जनता के सहयोग से, समुदाय के सहयोग से हो पाता है। तो इस समय ये आवश्यक है कि कम्युनिटी सर्वेलेंस भी बहुत अच्छा हो और जो हमारी टीम्स हैं स्वास्थ्य विभाग की और बाकी विभागों की जो टीम्स हैं उनका भी सर्वेलेंस बहुत अच्छा हो, ताकि हम जो भी केसेस हैं उनको तत्काल हम डिटेक्ट करके उनकी जांच करवा करके, अगर संक्रमण है तो इलाज करवा करके संक्रमण को हम नियंत्रित रखें और संक्रमण को हम कम से कम स्तर पर ला पाएँ। तो इसलिए आप सबों से अनुरोध है, जो भी आप RWA के मेंबर अगर हैं, अगर आप मोहल्ला निगरानी समिति के सदस्य हैं, अगर आप ग्राम निगरानी समिति के सदस्य हैं, तो विशेष ध्यान रखिए, विशेष सतर्कता रखिए ताकि संक्रमण न फैलने पाए। और आप जानते हैं कि संक्रमण से बचने के लिए, क्योंकि अभी इस संक्रमण की जो कोविड-19 है, जिसके वायरस को हम SARS-CoV-2 कहते हैं, इसकी अभी कोई वैक्सीन नहीं है और न ही अभी इसकी कोई एक दवा है जिससे कि आप बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक हो जाएं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपना बचाव करें, सावधानी से जो बचाव के तरीके हैं उनको हम अपनाएं और हम संक्रमण से बचे रहें। और ये करना बहुत कठिन नहीं है। अगर आप अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए और जब आप धोएं तो कम से कम 30-40 सेकंड तक अपने हाथ को धोइए, ताकि आपके हाथ पर कोई भी वायरस न रहे, न रुकने पाए। और जो आपका हाथ है यही एक बहुत बड़ा रास्ता है संक्रमण के आपके अंदर जाने का। जब आप संक्रमित सतहों को छूते हैं और फिर जब आप अपने चेहरे को छूते हैं तो आपके मुंह, नाक और आंख के रास्ते संक्रमण आपके शरीर के भीतर जाता है, आप संक्रमित होते हैं। तो अगर आपका हाथ साफ रहेगा, अगर आप उसको साबुन पानी से साफ करेंगे तो वायरस हाथ पर नहीं रहेगा, संक्रमण आपके अंदर नहीं जाएगा। और इसी प्रकार से आप जब भी सार्वजनिक स्थलों पर जाएं, किसी के पास जाएं, तो आपका मुंह और नाक ढका हुआ होना चाहिए। मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए। अगर आप मुंह और नाक को ढक के रखेंगे तो वायरस के आपके शरीर में जाने की संभावना नगण्य हो जाती है। और जहां भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। अगर आप लोगों से 2 गज की दूरी बनाएंगे तो जब आप उनसे बातचीत कर रहे हैं तो उनके अगर मुंह से अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, कोई वायरस निकल रहा है, आप दूरी पर भी हैं और मास्क भी लगा हुआ है, तो आपके शरीर में वो वायरस प्रवेश नहीं करेगा। और अगर दोनों व्यक्तियों ने जो भी बातचीत कर रहे हैं सभी ने अगर मास्क लगा रखा है तो संक्रमण अत्यधिक नियंत्रित हो जाएगा, नहीं के बराबर फैल पाएगा। ये ध्यान रखिए कि ये जो संक्रमण है ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से अलग है। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जो है वो मच्छरों से होता है, मच्छरों से फैलता है, मच्छर आपको काटता है, उससे संक्रमित होते हैं। इस कोविड में मनुष्य ही कारक, मनुष्य ही कैरियर है। कोई मच्छर काटने से या और किसी प्रकार से आपको ये संक्रमण नहीं होता। ये मनुष्य से इंटरेक्शन से, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन से होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। तो अगर जब भी आप किसी मनुष्य से दूसरे से मिल रहे हैं, अगर आपने अपने मुंह और नाक को ढक रखा है, अगर आप उनसे दूरी मेंटेन करते हैं तो ये संक्रमण आप में नहीं आएगा। और अगर आप ये सावधानियां बरतेंगे तो आपको आने वाले सीजन में H1N1 का संक्रमण भी नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा आदि का संक्रमण भी नहीं होगा। तो सावधानियां बरतिए, जो तरीके हैं संक्रमण से बचाव के उनका पालन करिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए, चिंतित मत होइए, प्रसन्न रहिए। रुक
रुक करते खबरों का। सराथू तहसील क्षेत्र के कसिया में स्थित कामधेनु फिलिंग स्टेशन एवं सीएनजी पंप का ऑनलाइन शुभारंभ भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा किया गया। ऑनलाइन शुभारंभ के बाद पेट्रोलियम मंत्री ने सीएनजी से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी। शुभारंभ के मौके पर मौजूद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्रयागराज के डिप्टी जनरल मैनेजर तने कुमार जी ने बताया कि सीएनजी से चलने वाले वाहनों को कौशाम्बी में ये सुविधा उपलब्ध होगी तथा इसके प्रयोग से प्रदूषण भी कम हो जाएगा। कार्यक्रम में फिलिंग स्टेशन के निदेशक इंजीनियर योगेश कुमार मौर्य जी ने बताया कि जनपद के लोगों को अब सीएनजी का लाभ मिलेगा, साथ ही साथ प्रदूषण की बचत के अलावा अन्य फायदे भी हो जाएंगे। इस अवसर पर पंप के मैनेजर अभिषेक मौर्य जी, भाजपा जिला मंत्री जगदीश सरोज जी व योगेश मौर्य जी की मीडिया प्रभारी सूरज विश्वकर्मा जी आदि तमाम लोग उपस्थित रहे। आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्रालय के मंत्री जी ने एक साथ पूरे देश भर में 56 सीएनजी स्टेशन का लोकार्पण किया है। उनमें से ये एक कामधेनु फिलिंग स्टेशन है जिसपे आज सीएनजी फिलिंग स्टेशन का लोकार्पण हुआ है। यहाँ पर आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्रालय के मंत्री जी ने एक साथ पूरे देश भर में 56 सीएनजी स्टेशन का लोकार्पण किया है। उनमें से ये एक कामधेनु फिलिंग स्टेशन है जिसपे आज सीएनजी फिलिंग स्टेशन का लोकार्पण हुआ है। यहाँ पर आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्रालय के मंत्री जी ने एक साथ पूरे देश भर में 56 सीएनजी स्टेशन का लोकार्पण किया है। उनमें से ये एक कामधेनु फिलिंग स्टेशन है जिसपे आज सीएनजी फिलिंग स्टेशन का लोकार्पण हुआ है। यहाँ पर आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्रालय के मंत्री जी ने एक साथ पूरे देश भर में 56 सीएनजी स्टेशन का लोकार्पण किया है। उनमें से ये एक कामधेनु फिलिंग स्टेशन है जिसपे आज सीएनजी फिलिंग स्टेशन का लोकार्पण हुआ है। उन्नाव में भी कोविड किट खरीद के मामले में बड़ा खेल सामने आया। अधिकतम 2800 रुपए में खरीदी